हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों, आज हम लोग करने वाले हैं सीडीपी का अगला प्रैक्टिस सेट। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए क्वेश्चंस को करने के लिए, क्योंकि डेली बाय डेली जो है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की जो ये सीरीज चल रही है वो जो है कि आपके लिए एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का अपना अगला प्रैक्टिस सेट, जिसमें कि हम लोग करेंगे कुछ प्रीवियस ईयर पूछे गए महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन रहा दोस्तों आज के सेशन का कि विकास में व्यक्तिक विभिन्नता को समझने के लिए क्या महत्वपूर्ण है। तो सीडीपी में दोस्तों विकास से निश्चित रूप से आपसे क्वेश्चन पूछा ही जाता है, जो व्यक्तिक भिन्नता है उसको समझने के लिए क्या महत्वपूर्ण है। तो आपके पास ऑप्शन रहे चार। पहला ऑप्शन है कि पर्यावरणीय कारकों पर विचार करना जो लोगों को प्रभावित करते हैं, या दूसरा शरीर एवं दिमाग के परिपक्वन पर विचार करना, या वंशागत विशेषताओं के साथ साथ पर्यावरणीय कारकों एवं उनकी पारस्परिक क्रिया पर विचार करना, या वंशागत विशेषताओं पर विचार करना जो प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में विशेष शुरुआत देती है। अब देखिए दोस्तों, विकास में अगर हम व्यक्तिक विभिन्नता को समझने के लिए क्या महत्वपूर्ण है, तो हम जानते हैं कि इसमें आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों का जो है कि विशेष महत्वपूर्ण होता है, या फिर हम वंशागत कह सकते हैं किसको, आनुवंशिकता को। तो यहाँ पर जो राइट आंसर बनेगा ये दोनों जो है जिस ऑप्शन में मिल जाएंगे दोस्तों, वो बिल्कुल जो है कि आपके लिए बेहतर हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम देखते हैं ऑप्शन नंबर जो 3 दिया है कि वंशागत विशेषताओं के साथ साथ पर्यावरणीय कारकों एवं उनकी पारस्परिक क्रिया पर विचार करना, तो ऑप्शन नंबर जो 3 है दोस्तों, उसमें साफ साफ दोनों चीज़ें लिखी गई हैं। तो आपका जो राइट आंसर बन जाएगा इस क्वेश्चन के लिए वो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 3। इसी तरीके से आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन आपका निगेटिव पूछा गया है, तो यानी कि खोजना आपको हुआ है कि यानी कौन सा ऑप्शन जो है गलत है। तो पहला दिया है कि विकास तुलनात्मक रूप से क्रमिक होता है, ये पॉइंट तो बिल्कुल सही है। विकास समय के साथ धीरे धीरे घटित होता है, या विकास की सटीक गति एवं प्रकृति जन्म के समय ही निर्धारित हो जाती है, या व्यक्ति अलग अलग गति के साथ विकास करते हैं, तो ये पॉइंट भी बिल्कुल सही है। और विकास समय के साथ धीरे धीरे घटित होता है, तो ये पॉइंट भी बिल्कुल सही है। यानी जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जाता है उस तरीके से विकास भी घटित होता रहता है। और बात यहाँ पर की जा रही है ऑप्शन नंबर 3 में कि विकास की सटीक गति और प्रकृति जन्म के समय निर्धारित हो जाती है, तो ये बात बिल्कुल गलत है। किसी की भी गति और प्रकृति जन्म के समय निर्धारित नहीं हो पाती है, विकास की किसी भी व्यक्ति की, तो ये पॉइंट गलत है और यही जो है विकास का सिद्धांत नहीं है। तो जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। आगे चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है कि अनेक शोध अध्ययनों से पता चलता है कि शिक्षक जो है लड़कियों की अपेक्षा लड़कों से अधिक पारस्परिक क्रिया करते हैं। इसका सही विवेचन क्या है, इसका सही अर्थ क्या है। तो लड़कियों की तुलना में लड़कों को अधिक अवधान की आवश्यकता होती है, क्या यह बात सही है? या यह शिक्षण में लिंग पक्षपात का एक उदाहरण है? या कक्षा में लड़कियों की तुलना में लड़कों को अधिक आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है? या लड़कियों की तुलना में लड़कों में शैक्षिक क्षमताएं काफ़ी अधिक होती हैं? तो यहाँ पर देखिए, अगर ऐसी बात है कि शिक्षक जो है लड़कियों की अपेक्षा लड़कों को उससे अधिक परस्पर क्रिया करते हैं, तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पर लिंग रूढ़िवादिता को बढ़ावा दिया जा रहा है, यानी कह सकते हैं कि लिंग पक्षपात का यह एक क्या है, उदाहरण है। तो राइट आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड ऑप्शन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा के बारे में प्रमुख है। बात की जा रही है प्रगतिशील शिक्षा के बारे में। पहला ऑप्शन है कि प्रत्येक बच्चे की क्षमता एवं संभावना में विश्वास करना, और दूसरा दिया है मानक निर्देश एवं मूल्यांकन, और बाह्य प्रेरणा तथा एक रूप मूल्यांकन मानदंड, या पाठ्यपुस्तक केंद्रीय अधिगम। बात करते हैं अगर पाठ्यपुस्तक केंद्रित अधिगम एक निगेटिव टैग वर्ड्स है, एक रूप मूल्यांकन ना मानदंड एक निगेटिव टैग वर्ड्स है, और मानक निर्देश एवं मूल्यांकन ये भी आपका एक निगेटिव टैग वर्ड्स है। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा के बारे में, जो सही बात है यानी कि प्रत्येक बच्चे की क्षमता और संभावना में क्या करना, विश्वास करना, तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि दृश्य रूप से बाधित, यानी कि आंशिक रूप से बाधित है, आंशिक रूप से देख सकता है बच्चा या फिर नहीं देख सकता है, यानी दृश्य रूप से बाधित विद्यार्थियों के साथ
कार्य करते समय एक शिक्षक को किस प्रकार के अनुदेश अनुकूलन करने चाहिए, यानी किस तरीके से व्यवहार जो है कि करना चाहिए। तो कई प्रकार की दृश्य प्रस्तुतियों का प्रयोग करना, बच्चा देख ही नहीं सकता है तो हम दृश्य प्रस्तुतियों का प्रयोग करके करेंगे ही क्या, तो शिक्षक यह नहीं कर सकता है, तो ये पॉइंट गलत हो जाएगा। दिया है कि स्वयं अभिविन्यास करना ताकि विद्यार्थी उसे ध्यान से देख सके। कैसे देख सकेंगे जब देख ही नहीं सकते हैं। तो अनेक प्रकार के लिखित कार्यों, विशेष रूप से वर्कशीटों पर ध्यान केंद्रित करना, या स्पष्ट रूप से बोलना तथा छूकर महसूस करने वाली सामग्रियों का अधिक मात्रा में प्रयोग करना। यदि बच्चा नहीं देख सकता है तो हम निश्चित रूप से उसे बोलकर स्पष्ट रूप से बोलेंगे, और छूकर महसूस करने वाली जो टीएलएम है यानी कि सामग्रियां हैं, ठीक है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स है, उनका जो है अधिक से अधिक मात्रा में प्रयोग करेंगे तो पॉइंट जो है बिल्कुल सही बनेगा। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का बनेगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 जो पूछा गया है, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि सहयोगात्मक अधिगम एवं हम उम्र साथियों के द्वारा शिक्षण का एक समावेशी कक्षा में किस प्रकार से उपयोग करना चाहिए। तो सक्रिय रूप से हतोत्साहित करना चाहिए। हतोत्साहित एक निगेटिव टैग वर्ड्स होता है, तो ये पॉइंट आपका गलत हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं कि कभी कभी केवल प्रयोग करना चाहिए, या प्रयोग ही नहीं करना चाहिए, या सक्रिय रूप से आगे बढ़ाना चाहिए। तो निश्चित रूप से अगर हम बात करें कि सहयोगात्मक अधिगम हम साथियों के द्वारा शिक्षण का एक समावेशी कक्षा में सक्रिय रूप से आगे बढ़ाना चाहिए, जबकि समावेशी शिक्षा का हम कहा भी जाता है कि समावेशी शिक्षा होनी चाहिए, ठीक है, यानी सबका साथ सबका विकास एक साथ होना चाहिए। तो पॉइंट जो सही होगा वो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 जो कि पूछा गया है, दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा समावेशी कक्षा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। तो मानकीकृत परीक्षण जो कि एक निगेटिव टैग वर्ड्स है, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। प्रतियोगी अधिगम को बढ़ावा देना, प्रतियोगिता यानी प्रतियोगिता करना एक निगेटिव टैग वर्ड्स है, ये भी गलत होगा। विशिष्ट शिक्षा योजना, ये पॉइंट बिल्कुल सही बनेगा। और एक रूप निर्देश, ये भी निगेटिव टैग वर्ड्स है। तो ऑप्शन नंबर जो 7 का राइट आंसर बनेगा वो बनेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, जो कि समावेशी कक्षा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, और देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में कैसा क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि अधिगमकर्ताओं एवं उनकी प्राथमिक विशेषताओं के मिलान युग्मों में से निम्नलिखित में से कौन सा सही है, यानी कौन सा जोड़ा सही है। पहला दिया है कि पठन अक्षमता अधिगमकर्ता जो होते हैं, धारा प्रवाह पढ़ने एवं लिखने में कमी होती है उनके अंदर। दूसरा दिया है सृजनात्मक अधिगमकर्ता होते हैं, अति सक्रिय होते हैं और कार्य को पूरा करने में धीमे होते हैं। तो ये बात तो सही लिखा है, अति सक्रिय पर कार्य को पूरा करने में धीमे नहीं होते हैं जो सृजनात्मक अधिगमकर्ता होते हैं। तो ये जो है कि जोड़ा सही नहीं होगा। बात करते हैं अवधानात्मक कमी अधिगमकर्ता, उच्च अभिप्रेरणा, तो लंबे समय तक अवधान में बनाए रख सकते हैं अगर उच्च अभिप्रेरणा है अधिगमकर्ता के साथ। तो ये पॉइंट भी गलत हो जाएगा कि वह लंबे समय तक अवधान जो है नहीं बनाए रख सकते हैं। श्रव्य क्षतिग्रस्त अधिगमकर्ता जो हैं दृश्य सूचनाओं को समझ नहीं सकते हैं, तो बिल्कुल जो है समझ सकते हैं। अगर वो सुन नहीं सकते हैं, सुनने में एक प्रॉब्लम है, तो बिल्कुल जो है समझ सकते हैं। तो ये पॉइंट भी गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों वो बनेगा ऑप्शन नंबर 1 कि जो पठन अक्षमता अधिगमकर्ता होते हैं उनको धारा प्रवाह पढ़ने और लिखने में जो है कि कमी महसूस होती है। तो बिल्कुल सही है जो ऑप्शन आपका क्वेश्चन नंबर 8 के लिए वो आपका बनेगा ऑप्शन नंबर 1। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको जो है कि अच्छी तरीके से जो है क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। और प्लीज़ दोस्तों अगर आपको अच्छे तरीके से वीडियोस पसंद आ रही है और चीज़ें समझ में आ रही है तो प्लीज़ वीडियो जो है अपने दोस्तों के साथ लाइक शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको डेली बाई डेली जो है कि ये वीडियोज़ मिलती रहती है और आपके एग्जाम के लिए जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों और भी सेशन है, और भी क्वेश्चन हैं, और भी सब्जेक्ट्स हैं जिनको मैं अभी आपको कराने वाला हूँ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ साथ कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे और एसएसटी के पूरी की पूरी कॉन्सेप्ट क्लास और प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और प्लस प्रैक्टिस सेट भी कराने वाला हूं। तो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 है कि एक समस्या को मूल एवं अपसारी समाधानों के साथ करने की योग्यता निम्नलिखित में से किसकी एक प्राथमिक विशेषता है। अपसारी समाधानों की बात की जा रही है दोस्तों। तो क्षतिग्रस्त बच्चों की बिल्कुल नहीं, सृजनात्मक बच्चों की ये पॉइंट सही है, अधिगम असक्षमता वाले बच्चों की बिल्कुल नहीं, अहम केंद्रित बच्चों की तो ये पॉइंट भी नहीं होगा। तो जो अपसारी समाधानों के साथ करने की योग्यता होती है दोस्तों वो सृजनात्मक बच्चों की होती है। तो करेक्ट ऑप्शन जो बनेगा इस क्वेश्चन नंबर 9 का क्या बन जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 2 बनेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10।
10 नंबर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संरचनात्मक परिवेश के साथ अनुकूलन नहीं हो सकता है, यानी कौन सा क्वेश्चन निगेटिव है, कौन सा ऑप्शन गलत है। पहला दिया है कि विद्यार्थी सहयोग तरीके से कार्य करते हैं तथा आपस में कार्य केंद्रित वार्ता में लगे रहने के लिए सहयोग दिया जाता है। बात तो ये बिल्कुल सही है। शिक्षक प्रमुख प्रकरणों के संबंध में विद्यार्थियों के विचारों एवं अनुभवों को प्राप्त करते हैं तथा उनके वर्तमान ज्ञान की पुनर्संरचना तथा विस्तृत करने के लिए शिक्षण अधिगम की योजना बनाते हैं। ये पॉइंट भी बिल्कुल सही हो जाता है। और बात की जा रही है को ऑप्शन नंबर 3 की, तो अध्यापक विशिष्ट सत्रावसान मूल्यांकन रणनीतियों को लागू करते हैं तथा प्रक्रियाओं के बजाय प्रदर्शन पर फीडबैक देते हैं। ये पॉइंट जो है गलत बनेगा। अगला जो है कि दिया है कि विद्यार्थियों को जटिल सार्थक एवं समस्या आधारित गतिविधियों में लगे रहने के लिए लगातार अवसर प्रदान करते हैं। तो ये पॉइंट भी बिल्कुल आपका सही बन जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है इसमें गलत होता है। और पूछा गया है कि कौन जो है कि नहीं हो सकता है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा क्या बनेगा, तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि पूछा गया था कि कौन सा जो है कि गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्वेश्चन है कि एक शिक्षक को विद्यार्थियों के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए बजाय निर्धारित करने के। तो किसके लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, किसके बजाय? तो प्रदर्शन लक्ष्य को प्रोत्साहित करना चाहिए अधिगम लक्ष्य के। तो पॉइंट गलत होगा। ठीक है, हम प्रदर्शन लक्ष्य को ना प्रदर्शित करके क्या करेंगे, आप प्रोत्साहित करके अधिगम लक्ष्य को प्रदर्शित करेंगे, किसके बजाय? प्रदर्शन लक्ष्य के। तो यहाँ पर उल्टा दे दिया है। ठीक है, असफलता से बचने के लिए लक्ष्य अंक लेने के लिए, यानी अंक लेने के लिए बजाय हम असफलता से केवल बचने के लिए लक्ष्य जो है कि रखना चाहिए, इस चीज़ को प्रोत्साहित करना चाहिए। तो ये पॉइंट भी नहीं होगा। या अंक लेने के लिए हम लक्ष्य बनाएं, यानी इस चीज़ को प्रोत्साहित करें, और असफलता से बचने के लिए लक्ष्य के बजाय, तो ये पॉइंट भी गलत होगा। तो यहाँ पे जो सही होगा वो बनेगा अधिगम लक्ष्य को हम क्या करें, प्रोत्साहित कर दें, किसके बजाय? प्रदर्शन लक्ष्य के। तो ये बिल्कुल सही बनेगा। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 4 बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के सार्थक सरलीकरण के रूप में परिणित नहीं होता है, यानी क्वेश्चन निगेटिव पूछा गया है। ऑप्शन कौन सा गलत है ये आपको बताना है। तो दिया है कि दोहराने एवं स्मरण करने को बढ़ावा देना, उदाहरण एवं गैर उदाहरणों का प्रयोग करना, यह एक समस्या पर अनेक तरीकों से विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना, या पहले से विद्यमान ज्ञान से नए ज्ञान को जोड़ना। तो पहले से विद्यमान ज्ञान से नए ज्ञान को जोड़ना, ये पॉइंट बिल्कुल सही है। एक समस्या पर अनेक तरीकों से विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना, ये पॉजिटिव है। और उदाहरणों एवं गैर उदाहरणों का प्रयोग करना, ये ऑप्शंस भी पॉजिटिव है। केवल एक ही ऑप्शंस गलत है, जो कि दोहराने एवं स्मरण, जो कि निगेटिव टैग वर्ड्स है, और ये ऑप्शंस गलत है। और इसमें पूछा गया है कि परिणित नहीं होता है, यानी कौन सा गलत है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है क्वेश्चन नंबर 12 का गलत है, और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी बनेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि इनमें से कौन सा बाह्य अभिप्रेरणा का एक उदाहरण है। तो मैं बहुत अधिक सीखती हूँ जब मैं अपना गृह कार्य करती हूँ। यह तो एक जो है आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है, तो ये गलत बात है, यानी जो है ये सही नहीं होगा। बाह्य प्रेरणा के लिए आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है। गृह कार्य करने में मैं अपनी अवधारणाओं को अच्छी तरह से समझ पाती हूँ, यह भी एक आंतरिक अभिप्रेरणा है। तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा बाह्य अभिप्रेरणा के लिए। मैं अपना गृह कार्य पूरा करती हूँ क्योंकि शिक्षक प्रत्येक नियत कार्य के लिए हमें अंक देते हैं। ये पॉइंट बिल्कुल सही है, किसके लिए? बाह्य प्रेरणा के लिए। मैं अपना गृह कार्य करना पसंद करती हूँ क्योंकि यह बहुत आनंददायक है। तो यह भी एक आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है, तो गलत हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर 3 जो है क्वेश्चन नंबर 13 के लिए करेक्ट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर 3, जो कि एक बाह्य अभिप्रेरणा का एक उदाहरण बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 है कि एक प्राथमिक कक्षा कक्ष में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। सॉरी दोस्तों, तो यहाँ पर ऑप्शंस आपके पास हैं कि केवल गैर उदाहरण देने चाहिए। तो केवल खुद ही एक जो है कि क्या होता है, एक निगेटिव टैग वर्ड्स होता है, तो केवल गैर उदाहरण देने चाहिए नहीं, उदाहरण एवं गैर उदाहरण देने चाहिए। हाँ, ये सो हो सकता है। उदाहरण या गैर उदाहरण दोनों नहीं देने चाहिए, ये तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। और केवल उदाहरण देने चाहिए, तो ये पॉइंट भी गलत होगा। तो तीनों ऑप्शंस गलत हो गए। आपके पास एक ऑप्शन बचता है, ऑप्शन नंबर 2, जो कि क्वेश्चन नंबर 14 के लिए बिल्कुल सही होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15।
क्वेश्चन नंबर 15 है कि निम्नलिखित रणनीतियों में से कौन सी बच्चों में अर्थ निर्माण को बढ़ावा देगी? सूचनाओं का संचरण, दंडात्मक साधनों का प्रयोग करना, एक रूप एवं मानकीकृत परीक्षण, अन्वेक्षण एवं परिचर्चा। तो बात करें अगर दंडात्मक साधनों का प्रयोग, तो ये निगेटिव टैग वर्ड है दंडात्मक। मानकीकृत परीक्षण एक निगेटिव टैग वर्ड से कट जाता है। और वहीं पर अन्वेक्षण की बात करें तो एक पॉजिटिव टैग वर्ड बन जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर 4 को करेक्ट करता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 का जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 4। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी और क्वेश्चंस आपको बेहतर समझ में आए होंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। हम लोग डेली बाय डेली जो है बहुत ही महत्वपूर्ण 15 क्वेश्चंस करते हैं। और अब जो है अगले सेशन से दोस्तों मैं सोचूंगा कि क्वेश्चंस के नंबर्स जो है वो बढ़ाया जाए, यानी कि एक सेशन में हम लोग कम से कम 30 क्वेश्चंस डेली बाय डेली करें। जैसे जैसे एग्जाम्स बढ़ता जा रहा है, नज़दीक आता रहा है, तो हमें जो है कि और अधिक प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। तो डेली बाय डेली हम लोग कम से कम 30 क्वेश्चंस जो है डेली करने वाले हैं आप सीडीपी में नेक्स्ट सेशन से। तो दोस्तों प्लीज़ वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आप अपना जो है तैयारी बेहतर करना चाहते हैं। तो दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए जय हिंद।